पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो दा विंची जब कोई पेंटिंग बनाते थे, उनकी जो पेंटिंग है वो बाकी से अलग क्यों लगती थी? एक चीज पे महारत हासिल थी, वो है द फंडामेंटल वाले। आर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या सीखना चाहिए और हमारी क्रिएटिविटी है जो इम्प्रूव होती है, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो दा विंची जब कोई पेंटिंग बनाते थे, उनकी जो पेंटिंग है वो बाकी से अलग क्यों लगती थी, इतनी ज्यादा परफेक्टली क्यों लगती थी? क्या उनके पास कोई सीक्रेट था? एक्चुअल में उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट नहीं था, बल्कि उनको एक चीज पे महारत हासिल थी, वो है द फंडामेंटल। हेलो अस्सलाम, मेरा नाम सतीश सिंह है और आज हम लोग बात करेंगे कि ड्राइंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको फंडामेंटल को समझना क्यों ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका भी ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनता है और अगर आपको लगता है कि मेरे में टैलेंट की कमी है, एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ड्राइंग कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं आर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या सीखना चाहिए और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई आर्ट इज इम्पोर्टेंट। जरा सोचिए, इंसान जब सोचना स्टार्ट किया था तब से कहानियां सुनाने के लिए हम पेंटिंग का यूज करते थे। आर्ट सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री है। बल्कि साइंस भी ये कहता है कि जब हम आर्ट करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी है जो इम्प्रूव होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होती है, हमारे चीजों को देखने का अलग अलग तरीके से नजरिया चेंज होता है और ये हमारे अंदर जो कलाकार छुपा है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर आप इसे प्रोफेशनली भी ले जाना चाहते हैं तो ये ड्राइंग फंडामेंटल आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि चाहे आप किसी भी फील्ड में जाए, चाहे आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मंडाला आर्ट बनना चाहते हो, म्यूरल आर्ट बनना चाहते हो, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं, इलस्ट्रेटर बनना चाहते हो, कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कार्टून कैरेक्टर डिजाइनर बनना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें आपको ये फंडामेंटल लेवल की चीजें हेल्प करेगी। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप किसी भी तरह के कैरेक्टर या किसी भी तरह के डिजाइन को इजिली बना सकते हो। द सीक्रेट कोर ऑफ फंडामेंटल्स। तो अब सवाल है, अगर आपको आर्ट में अच्छा बनना है तो आपको क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा? तो ऐसे आप यूट्यूब वीडियो में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको चीज बताएंगे कि आपको रियलिस्टिक वर्क आना चाहिए, आपको कलर आना चाहिए, आपको एक्रेलिक आना चाहिए, आपको ऑयल पेस्टल आना चाहिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहला चीज जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो सीखना जरूरी है, वो है फंडामेंटल लेवल की चीजें। और फंडामेंटल लेवल की चीजों में क्या आता है? आपका लाइट, शेप्स, फॉर्म्स, वैल्यू, कलर, स्पेस, टेक्सचर, पर्सपेक्टिव एंड कंपोजिशन। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला है लाइंस। जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो हम काफी ज्यादा डिटेलिंग में चले जाते हैं, तो इसीलिए हमें लाइन की समझ होना चाहिए कि कैसे हम लाइंस में, सिंपल लाइंस में चीजों को देख सकते हैं और सिंपल लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए लाइंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कुछ ऐसे बेसिक्स लाइन के प्रैक्टिस करने होंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि एक आर्टिस्ट का पहचान तो उसके लाइन से ही होता है कि आपका लाइंस कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आपका लाइन जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आएगा उतना ही अच्छा आप किसी भी तरह की ड्राइंग का प्रोपोर्शन जजमेंट हो गया या किसी भी तरह का ड्राइंग हो गया इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पास मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ, यहाँ सिंपल मैं सिर्फ प्रोपोर्शन जजमेंट करने वाला हूँ एक लाइन के थ्रू। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पास सबसे पहला चीज जो भी आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ आपको डिटेलिंग को बिल्कुल भूल जाना है। जब आप लाइन के थ्रू ड्रॉ करना सीख जाओगे तो आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को इजीली बना सकते हो। कंपोजिशन आपको सेट करना हो वो भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि आप लाइन में जब देखते हो उसको सिंपल तरीके से सही जगह पे बैठाना सीखते हो। जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप चीज़ों को सही जगह पे कंपोज करना भी सीख जाओगे, सही तरह से ड्रॉ करना भी सीख जाओगे। तो ऐसे चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पास मैं कोई भी कर्व यूज नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई शेप्स का यूज कर रहा हूँ, ओनली यहाँ पास मैं सिर्फ लाइन का यूज कर रहा हूँ। और आप डिटेलिंग पे जाएंगे तो डिटेलिंग पे हो सकता है कि आपका हर एक चीज परफेक्ट नहीं बने। तो इसीलिए यहाँ पास मैं हर एक चीजों को लाइन में देख रहा हूँ। आप जितना ज्यादा इसको सिंपल तरीके से, जितना कम लाइन में ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ कीजिए। जितना ज्यादा आप कम लाइन यूज करोगे उतना ज्यादा आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और देख सकते हैं कि हैंड का भी जो पार्ट है हमारा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, फिंगर है वो सारा डिटेलिंग पार्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी डिटेलिंग पार्ट नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल लाइन के थ्रू एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। और बाकी का जो पार्ट आता है जो हमारा डिटेलिंग का, इसके अगले पार्ट पे जाता है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल बस शेप्स, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं इसको, वो तैयार करके दे रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा, फिर हम आगे के पार्ट पे जा सकते हैं। तो बेसिकली लाइन का यूज बेसिकली इसी तरह से किया जाता है ताकि आप चीज़ों को सही जगह पे मेंशन कर सके, हर चीज़ों को सही से मेजर कर सके और हर चीज़ परफेक्टली बना सको।
इसमें दूसरा फंडामेंटल आता है शेप्स। जब भी हम कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो अगर हम पोर्ट्रेट को अगर शेप्स में ढाल दे तो हमारे लिए उस पोर्ट्रेट को बनाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो शेप दो तरह के होते हैं, पहला जियोमेट्रिक शेप और दूसरा ऑर्गेनिक शेप्स। जियोमेट्रिक शेप्स किसको बोलते हैं, जैसे कि हम सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सारा शेप्स होता है, ये हमारा जियोमेट्रिक शेप्स के अंदर आता है। और दूसरा जो होता है ऑर्गेनिक शेप्स, वो आपको किसी भी रैंडम शेप्स हो सकता है, चाहे आप एक लीफ का शेप ले लिए या फिर कोई भी रैंडम एक शेप बना लिए, वो सारा चीज हमारा ऑर्गेनिक शेप्स के अंदर आता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे समझते हैं। तो शेप्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला है जियोमेट्रिक, दूसरा है ऑर्गेनिक। तो यहाँ बेसिकली दोनों शेप्स का यूज करके हम लोग ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हेड के पार्ट के लिए यहाँ पर सर्कल शेप्स दिए। सर्कल शेप्स इसीलिए दिए क्योंकि हम चीज़ों को पहले मेंशन कर सकें, उसके बाद हम ऑर्गेनिक शेप्स का यूज करेंगे। आप चाहे तो बेसिकली कोई भी शेप्स का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पास, जैसे कि ट्राइंगल शेप्स दे सकते हैं या फिर बॉक्स शेप नॉर्मल दे सकते हैं, कोई भी शेप्स आप यहाँ पास यूज कर सकते हैं। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मैं जिस तरह से ड्राइंग बना रहा हूँ उसी तरह से यूज करें, आपको जो टेक्निक ईजी लगता है उस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैं बेसिकली ऑर्गेनिक शेप्स का यूज कर रहा हूँ, बेसिकली जो लाइन्स है उसके थ्रू ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिक आपको पहले स्ट्रक्चर तैयार करना है कि आप चीज़ों को अच्छे से मेजर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप चीज़ों को लाइंस और शेप्स में देखते हो तो आपके लिए इन सारी चीज़ों को समझना इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पास आपका जो माइंड है वो सिंप्लीफाई कर पाता है, चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है चीज़ों को। तो इसीलिए चीज़ों को सबसे पहले आप शेप्स या लाइन जो भी आपको सही लगे उस टेक्निक का यूज कीजिए, ताकि आप चीज़ों को जस्टिफाई कर सके, चीज़ों को समझ सको और उसको ईजिली अपने पेपर पर उतार सको। क्योंकि होता है कि अगर एक बड़े कैनवास पर ड्राइंग बनाना हो तो आपको अगर एक सब्जेक्ट मिले तो आप इजीली उस चीज़ को बना लोगे, लेकिन अगर 3-4 सब्जेक्ट आपको एक बड़े से कैनवास पर बनाना हो तो हो सकता है कि आप सही प्रोपोर्शन जजमेंट नहीं कर पाओ, आप चीज़ों को सही जगह पे अरेंज नहीं कर पाओ। बेसिकली आप जब इस तरीके से ड्राइंग बनाते हो, इस तरह से शेप्स के थ्रू चीज़ों को पहले सही जगह पे मेंशन करते हो, तो आपके लिए ये ईजी हो जाता है ड्रॉ करना। तीसरा फंडामेंटल है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी जो ड्राइंग बना रहे हैं उसको 3D या 2D लुक्स देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो भी 2D जो शेप्स में बनाया था उसको अब 3D लुक देने के लिए यहाँ पास मैं और लाइन ऐड कर रहा हूँ और उसको थोड़ा सा 3D लुक दे रहा हूँ। यही हमारा फॉर्म के अंदर आ जाता है, चाहे किसी भी शेप्स का हो, चाहे जैसे कि यहाँ पर जो मैं स्क्वायर है उसको 3D लुक दे रहा हूँ। अगर आपको सर्कल में भी अगर 3D लुक देना है तो जैसे कि एप्पल आप बना रहे हो तो एप्पल में डार्कनेस लाइटनेस आप जो ऐड करते हो उसको राउंड शेप थोड़ा सा दिखाते हो, तो वो हमारा 3D फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो उसी तरह से चीज़ों को कैसे आप ऐड करोगे, जो उसका फॉर्म क्रिएट होगा, वो सारा चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ पास मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैं ये पोर्ट्रेट बनाया, ओके, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ एक चक्का है तो उसको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए यहाँ पास आप एक्यूरेटली जो शेप से उसको ड्रॉ करोगे जिससे वो थोड़ा सा 3D फील आए, तो वही सारा चीज़ हमारे फॉर्म के अंदर आ जाता है। और ये थोड़ा सा जो आपका आर्टवर्क है उसको आर्टिस्टिक लुक देता है। ये रियलिज्म को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, कंपोजिशन में बैलेंस लाता है, क्रिएटिविटी बूस्ट करता है, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप अपने जो भी आर्टवर्क है उसमें फॉर्म जरूर ऐड कीजिए, जिससे वो और थोड़ा सा क्रिएटिव लगे और थोड़ा सा उभर करके आए। पांचवा फंडामेंटल है वैल्यू। वैल्यूज़ एक ऐसा फंडामेंटल है कि आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपने आर्टवर्क में 3 डायमेंशनल लुक लाना है। तो वैल्यू समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्रे स्केल को समझना पड़ेगा, लाइटनेस, डार्कनेस, शैडो, हाईलाइट, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कोई भी एक पेंसिल लीजिए और एक ग्रे स्केल ड्रॉ कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लाइट टू डार्क की और जो मैं शेड डाल रहा हूँ ये हमारा प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा कि आपका जो हैंड कंट्रोल है वो इम्प्रूव होगा, आपका जो कलरिंग को देखने का नज़रिया है वो चेंज होगा। आप एक पेंसिल से कितना ज़्यादा लाइटनेस एंड डार्कनेस ऐड कर सकते हो, वो सारा चीज़ आपका इम्प्रूव होगा, जिससे आपका शेडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। तो आप बेसिक इस तरह से कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कितना ज़्यादा उसमें वॉल्यूम ला सकते हैं एक पेंसिल से, वो सारा चीज़ आपको मेजर करना आना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से सेट कर सकें। चाहे ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग बना रहे हो या फिर कलरिंग बना रहे हो। कलरिंग में भी आपको इस तरह से एक कलर लेकर, जैसे ग्रीन कलर लिए तो ग्रीन से आपका लाइट से डार्क की ओर कैसे जाएंगे, वो सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस करना होगा।
तो अब इसको हम लोग फ्लैट वैल्यू का भी प्रैक्टिस करेंगे इसमें, जिसमें मैं नॉर्मल एक बॉक्स डाल रहा हूँ, अब इसमें सेट करेंगे और जो बॉक्स के अंदर ही ये सेट होना चाहिए और एक वैल्यू लगना चाहिए, कहीं लाइटनेस कहीं डार्कनेस ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका आई ट्रेन होता है कि आप चीज़ों को एक फ्लैट वैल्यू में देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। अगर आपका फ्लैट वैल्यू आ रहा है तो आपका जो शेडिंग स्किल है धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, यानी और नहीं कर रहा है तो उसको दोबारा प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे आपका वैल्यू जो जजमेंट है वो इम्प्रूव हो और चीज़ों को आप अच्छे से जज कर सकें। अब इसमें एक और प्रैक्टिस करना है। नॉर्मल यहाँ पास मैं बॉक्स शेप दे रहा हूँ। अब यहाँ आपको करना है डार्क से लाइट की ओर जाना। ये आपको हेयर पार्ट या फिर आपका नोज पार्ट में देखे होंगे लाइट से डार्क की ओर जाता है जो वैल्यू, वो सारा चीज़ आपको जज करने में ईजी होगा। तो इस तरह से बेसिक शेप्स दे करके पहले वैल्यू टोन जज करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो हैंड कंट्रोल इंप्रूव होता है, पेंसिल कंट्रोल इंप्रूव होता है, जिससे आप किसी भी तरह के वैल्यू टोन को ईजिली दे सकते हैं। तो ये दोनों साइड से हो सकता है, जैसे कि डार्क से लाइट या लाइट से डार्क। आप इस तरह से कुछ प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका जो हैंड कंट्रोल है वो इम्प्रूव हो। जो मेरा पुराना कुछ आर्टवर्क है वो दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर शेड डाला हूँ कैसे डार्क से लाइट की ओर गया है। तो ये बेसिक उसी तरह से प्रैक्टिस करके हुआ है। यहाँ पर जो एप्पल का शेप है उसमें मैं जिस तरह से टेक्सचर दिया हूँ, ये बेसिक उसी टेक्निक का यूज करके मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। और अगर कलरिंग पे भी जाएंगे तो कलरिंग में भी सेम नियम फॉलो होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लाइट से डार्क की ओर जा रहा है या डार्क से लाइट की ओर जा रहा है। यहाँ पर जैसे मैं गणपति का ड्राइंग बनाया तो कैसे मैं यहाँ पर लाइट एंड डार्क टोन यूज किया हूँ, वो सारा चीज़ देख सकते हैं। तो आप किसी भी मटेरियल या टूल से यूज कर रहे हो, आप कोई भी मटेरियल या टूल यूज कर रहे हो तो आपका नियम सेम होता है। फिफ्थ फंडामेंटल है कलर। कलर आर्ट का बहुत पावरफुल एलिमेंट है, क्योंकि कलरिंग का यूज करके हम अपने जो भी पेंटिंग से उसमें जान ला सकते हैं, उसमें इमोशंस ला सकते हैं। इसीलिए कलरिंग का बहुत ज्यादा रोल है। कलर को समझने के लिए आपको कलर थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हमारा प्राइमरी कलर जैसे कि रेड ब्लू ग्रीन होता है, वैल्यूज़ क्या चीज़ होता है, वो सारा चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, जिससे आप किसी भी तरह के कलर टोन को इजीली ला सकते हो, किसी भी तरह के वैल्यू को इजीली जज कर सकते हो। जो आप पेंसिल में जिस तरह से नियम फॉलो होता है वैसे कलरिंग पे भी यूज होता है। तो आपको हर एक मटेरियल के नियम को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक्रेलिक कलर कर रहे हो तो कैसे आप डार्क से लाइट की ओर जाओगे, वो सारा चीज़ का आपको समझ में होना चाहिए। आप अगर पेंसिल कलर कर रहे हो तो कैसे लाइट से डार्क की ओर जाओगे, वो सारा चीज़ आपको समझ होना चाहिए। तो हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग थ्योरी होता है, तो आपको उन सारी चीज़ों के बारे में समझ होना चाहिए। सिक्स फंडामेंटल है स्पेस, कि कभी भी हम किसी भी तरह का ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें कहाँ पास कौन सा ऑब्जेक्ट बैठेगा, कैसे हम उसको अरेंज करेंगे, वो सारा चीज हमारे पास समझ होना चाहिए। क्योंकि जब लियोनार्डो दा विंची जब मोनालिसा का ड्राइंग बना रहे तो मोनालिसा का ड्राइंग का जो उसका देखिएगा कि आपका कहाँ पास मोनालिसा का ड्राइंग बनेगा, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहेगा, वो सारा चीज पहले से जज किया गया था। तब जाकर के वो परफेक्टली ड्राइंग लगा और एक आई केचिंग पोर्ट्रेट बन करके आया। तो जैसे कि ये हमारा एक लैंडस्केप है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताने वाला हूँ वो स्पेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पास हर एक चीज़ों का एक स्पेस है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं घर बनाऊंगा तो सेकेंड घर का डिस्टेंस कितना है, उसका ऊंचाई कितना है, उसकी जो अगले पार्ट का जो घर है वो उसका ऊंचाई कितना है, पेड़ का ऊंचाई कितना है, जो पहाड़ का है कितना ऊंचाई है, वो सारी चीज़ों को आपको स्पेस बाय स्पेस आपको पहले से मेजर करना होगा, पहले से जज करना होगा कि कहाँ पास, जिससे हमारा जो पेपर में है वो सही जगह पे सही चीज़ें बैठ सकें। इसमें हमारा सेवन फंडामेंटल है टेक्सचर, कि हम जब कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसका टेक्सचर क्या रहेगा, हमारा सॉफ्ट टेक्सचर रहेगा या हार्ड टेक्सचर रहेगा, या हमारे जो सरफेस है वो कैसा रहेगा, रफ रहेगा या स्मूथ रहेगा, ये सारा चीज हमें पहले से जज करना पड़ेगा। इसमें हमारा एट फंडामेंटल है पर्सपेक्टिव से आप अपने आर्ट में डेप्थ और दूरी दिखा सकते हैं। इसमें हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का स्टडी करते हैं। पिंटरेस्ट में सर्च करोगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो आपको बहुत सारे इमेज निकल के आ जाएंगे। तो आपको उन सारी चीज़ों को समझना है और अपने जो नोटबुक है, आपके जो भी स्केच बुक है, उसमें उसको ड्रॉ करना है। और इस चीज़ों को जब आप ड्रॉ करोगे फिर आउटडोर जाओ, चीज़ों को देखो और खुद जज करो ये कौन सा पर्सपेक्टिव है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। जैसे कि आप रोड के सेंटर पे खड़े होकर देख रहे हो तो गाड़ी उस साइड से आ रही है और रोड एक कॉर्नर पे जा करके आपका टच हो गया, तो वो हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर आ जाता है। अब आप कोई रोड पे बिल्डिंग के एकदम कॉर्नर पे खड़े हो, रोड दोनों साइड जा रहा,
तो देख सकते हो ये हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर आ जाता है। इसमें हमारा 9th फंडामेंटल आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं उसको कहाँ पास कैसे मेंशन करना है, कैसे बैठाना है, वो हमें पहले से जज करना पड़ता है कि कहाँ पास कौन सी चीजें आएगी। तो कंपोजिशन को समझने के लिए यहाँ पास मैं सिंपल कुछ कार्टून कैरेक्टर दे रहा हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास कंपोजिशन समझने के लिए सबसे पहला जो ग्राफ है उसमें 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है। तो यहाँ पास आप 3 भी यूज कर सकते हैं। तो बीच सेंटर लाइन को हटा करके दोनों साइड जो लाइन है वो आपका जो बिंदु आ रहा है वहां पास आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बैठाते हो तो उसको सबसे बेस्ट कंपोजिशन माना जाता है। तो कंपोजिशन में भी अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग चीजों से चीजों को जज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 बंदा लेटा हुआ है, तो इसमें इस तरह से कंपोजिशन का यूज किया गया है। इसमें ट्राइंगल कंपोजिशन का यूज किया गया है। तो हर एक कंपोजिशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो आपको अपने से जज करना पड़ेगा, या फिर जो भी मास्टरपीस है उसको देखिए उसमें किस तरह से कंपोजिशन यूज किया गया है जो मास्टर यूज करते थे। आप जब उस तरह से चीज़ों को देखोगे, कंपोज करोगे, हर एक चीज़ों को अपने माइंड के हिसाब से कंपोज करोगे, तो इससे आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो चेंज होगा। आप चीज़ों को सही जगह पे मेंशन कर पाओगे। और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, आप कंपोजिशन को और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पास अलग अलग कार्टून कैरेक्टर में भी देख सकते हो कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से कंपोज किया गया है। कोई एक टेक्निक नहीं होता है इसमें, आपका अलग अलग तरीके से कंपोज करने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये सारे जो फंडामेंटल है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप सारी चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप सारे फंडामेंटल को समझ पाएंगे। और आप जब ये सारे फंडामेंटल को समझ जाते हैं तो फिर आप किसी भी तरह का ड्राइंग में इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्टली बनने वाला है। योर जर्नी बिगिंस नाउ। देखिए फंडामेंटल सीखना थोड़ा सा बोर लग सकता है, पर ये बिल्कुल घर के नींव जैसे है। जितना ज्यादा नींव मजबूत होगा ऊंची बिल्डिंग जा सकती है। तो उसी तरह से जब हम अपने फंडामेंटल लेवल पे काम करते हैं, हमारे फंडामेंटल लेवल की चीजें स्ट्रांग होती है, तो ये सारी चीजें हमें आर्ट फील्ड में ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो इन बेसिक्स पर फोकस करो, प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स करो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए मैं हूं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंजॉय द प्रोसेस। तो ये सारा जो पॉइंट्स मैं बताया, ये सारी चीजें आप अपने आर्ट में ऐड कीजिए ताकि आपका आर्ट इंप्रूव करे। तो ये सारा जो फंडामेंटल में बताया कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि वो सारा चीज आपको याद रहे। और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।